दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बचपन से ये गाना सुनने के बाद मेरे मन में ख्याल आता था कि क्या इस देश को इतनी आसानी से आजादी मिल गई है? क्या गांधी ने सिर्फ एक नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए? क्या गांधी नेहरू की अहिंसा के अलावा इस देश की आजादी में किसी का योगदान नहीं था? क्या यह आजादी सिर्फ गांधी और नेहरू की दी गई है? दरअसल ये झूठ का वो चूरन है जिसे वामपंथी और नेहरूवादी इतिहासकारों ने हमें घुट्टी में घोटकर बचपन से पिला दिया है। लेकिन अब जागने का समय आ गया है। आपको यह पता होना चाहिए कि इस देश को आजादी गांधी नेहरू ने नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिलवाई थी। आज नेताजी की जयंती पर हम खरी बात में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ इस बात की पड़ताल करेंगे कि कैसे इस देश की आजादी में नेताजी का योगदान था और उनकी बदौलत ये इस देश को आजादी मिली। आज के विषय को लेकर आपको कोई शक ना हो, इसलिए बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उस व्यक्ति का बयान जिसकी महानता और सच्चाई पर किसी को शक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर की, जिनका खुद मानना था कि भारत को आजादी नेहरू और गांधी की वजह से नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली है। डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी बड़ी बात 1955 में बीबीसी रेडियो को दिए गए एक इंटरव्यू में कही थी। यह इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर मौजूद है और आप इसे खुद डॉक्टर अंबेडकर की आवाज में सुन सकते हैं। इस इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी उसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का फैसला लिया। अंग्रेज इस भरोसे में भारत पर हुकूमत कर रहे थे कि इस देश में राजनेता चाहे जो भी कर लें फिर भी भारतीय सैनिकों की अंग्रेज सरकार के लिए वफादारी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की वजह से अंग्रेजों का यह भरोसा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि उन्हें तबाह करने के लिए भारतीय सैनिकों को एक पलटन बनाने के लिए उकसाया जा सकता है। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर का साफ साफ मानना था कि इस देश को आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली है। लेकिन सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की बात को सच मान लेने भर से यह पड़ताल पूरी नहीं हो सकती है। इस देश को आजादी किसने दिलवाई? नेहरू गांधी ने या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? लिहाजा आज हम पूरे सबूतों के साथ देश, काल, स्थिति और परिस्थिति का अध्ययन करेंगे। दरअसल 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था तभी से सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि कांग्रेस को अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक बड़ा आजादी का आंदोलन शुरू करना चाहिए क्योंकि इस वक्त अंग्रेज कमजोर हैं। लेकिन गांधी नेहरू ने उनकी नहीं सुनी और उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बताया है। लेकिन जब नेताजी जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी और जापान की मदद से वो भारत की आजादी के लिए काम करने लगे तो कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। जहां तक आम जनता की बात है तो सुभाष चंद्र बोस गांधी और नेहरू से भी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। उस वक्त तक भारतीय जनता का मन गांधी की अहिंसा से ऊब चुका था। ऊपर से कांग्रेस का हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, इससे भी जनता निराश थी। इन सारी घटनाओं ने गांधी पर भी अपना असर डाला। वो सुभाष चंद्र बोस की वजह से हैरान परेशान थे। उस वक्त गांधी के दिमाग में नेताजी किस कदर हावी थे इसका वर्णन किया है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम में, जिसका हिंदी संस्करण इस वक्त मेरे हाथ में है। मौलाना आजाद अपनी इस किताब के पेज नंबर 36 पर जो लिखते हैं उसे नेहरू गांधी के हर चेले को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मौलाना ने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी और जापान की मदद से किए गए प्रचार का लोगों पर प्रभाव पड़ा। जापान ने भारत की आजादी का वादा किया था, इसलिए लोग उसकी तरफ खिसते चले गए। लोगों का मानना था कि जापान ने ब्रिटेन को कमजोर बना दिया है और भारत को उसका लाभ उठाना चाहिए। जहां तक गांधी जी की बात थी तो सुभाष चंद्र बोस के जर्मनी चले जाने का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। पहले बोस के कई काम गांधी जी को पसंद नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे उनके विचारों में परिवर्तन महसूस हो रहा था। गांधी जी की कई बातों से मुझे लगता था कि बोस ने हिंदुस्तान से निकल भागने में जिस साहस और कुशलता का प्रदर्शन किया है उसके लिए उनके मन में प्रशंसा का भाव था। बोस के प्रति इसी प्रशंसा के भाव ने युद्ध के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण पर प्रभाव डाला था। मौलाना आजाद ने जो लिखा है उससे साबित हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती हुई
लोकप्रियता थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आप खुद सोचिए कि 1933 के बाद से गांधी ने कोई आंदोलन नहीं किया था। यहां तक कि 1933 से 1942 तक इन 9 सालों में गांधी एक बार भी जेल नहीं गए थे। लेकिन देश में सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में ऐसी आंधी चली कि गांधी को दिखाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ा। सोचिए, जिस गांधी ने 3 साल पहले यानी 1939 में नेताजी के आंदोलन करने की मांग का विरोध किया था, अब वो खुद आंदोलन का ऐलान कर रहे थे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन बुरी तरह से फ्लॉप रहा। यह और बात है कि वामपंथी इतिहासकार इस आंदोलन को ही भारत की आज़ादी का क्रेडिट देते हैं, लेकिन हकीकत में यह आंदोलन महज 2-3 महीने में ही कुचल दिया गया था। यहां तक कि बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन को संभालने वाले नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने भी माना था कि भारत छोड़ो आंदोलन नाकाम रहा था। मैंने इस आंदोलन पर भी एक ऐतिहासिक सबूतों के साथ एक वीडियो बनाया था। विस्तार से जानने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। खैर, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के बाद गांधी को 1944 में बीमारी की वजह से जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी बीमारी और कस्तूरबा गांधी की मौत से गांधी टूट चुके थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ अब कोई नया आंदोलन शुरू नहीं करना चाहते थे और यह बात गांधी ने खुद 29 जून 1944 को पुणे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही थी। गांधी ने अपने भाषण में उस दिन कहा था कि जहां तक नए आंदोलन की बात है, तो मुझे जिस क्षण कैद किया गया था उसी क्षण मुझे कांग्रेस से मिले अधिकार नष्ट हो गए थे। आज मैं जेल से बाहर हूं तो ये मेरी बीमारी की वजह से हुआ है। इस रिहाई के पीछे मेरी ताकत नहीं है, ना ही ये रिहाई आपकी वजह से हुई है। मैं वर्तमान समय में कोई भी आंदोलन शुरू नहीं कर सकता। तो सुना आपने, गांधी ने जो कहा था वो उन्होंने करके दिखाया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। गांधी ही नहीं बल्कि नेहरू जैसे नेता भी अंग्रेजों से अब लड़ना नहीं चाहते थे। नेहरू और गांधी के चेलों को मेरी बात अगर बुरी लग रही है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये बात खुद उनके आका जवाहरलाल नेहरू ने मानी थी। नेहरू के चेलों को जाने माने ब्रिटिश पत्रकार और लेखक लियोनार्ड मोस्ले की लिखी ये किताब भारत में ब्रिटिश राज के अंतिम दिन पढ़ना चाहिए, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के लेखक लियोनार्ड मोस्ले को नेहरू ने 1960 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने माना था कि वो थक चुके हैं और बूढ़े हो गए हैं और अब वो जेल नहीं जाना चाहते थे। लियोनार्ड मोस्ले ने नेहरू के इस इंटरव्यू को अपनी इस किताब के पेज नंबर 246 पर छापा है। नेहरू ने इस इंटरव्यू में कहा था कि सच्ची बात यह थी कि हम लोग थक गए थे और बूढ़े भी हो चले थे। फिर जेल जाने की संभावना ने हम में से थोड़े लोग ही बर्दाश्त कर सकते थे। अगर हम लोग अखंड भारत के लिए अड़े रहते तो स्पष्ट है कि जेल के दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे थे। देश के बंटवारे की योजना ने हमारे सामने एक रास्ता रखा और हमने उसे अपना लिया। तो देखा आपने, गांधी थक चुके थे और नेहरू जेल जाने से डर रहे थे। लिहाजा नेताओं ने 1942 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ ना तो कोई आंदोलन किया और ऊपर से बंटवारे के लिए भी तैयार हो गए। ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि भारत को गांधी और नेहरू ने आज़ादी दिलाई थी? एक तरफ जब नेहरू और गांधी अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज हिंदुस्तान की सीमा के अंदर कोहिमा, इम्फाल और अंडमान निकोबार में भारत का झंडा लहरा रही थी। लेकिन शायद किस्मत नेताजी के साथ नहीं थी। 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी भी एक हवाई दुर्घटना के बाद अदृश्य हो गए। लेकिन फिर भी नेताजी ने जो आज़ादी की मशाल जलाई थी वो बुझी नहीं थी। युद्ध के बाद जब अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया तो नेताजी के लाखों दीवाने अंग्रेज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दिल्ली, लाहौर, मुंबई, कराची, कानपुर समेत देश के हर इलाके में उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। कोलकाता में तो अंग्रेजों की स्थिति संभालने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेताजी की दीवानी आम जनता के इस आंदोलन का कांग्रेस ने रत्ती भर भी समर्थन नहीं किया और इसका सबूत मिलता है मौलाना आजाद की लिखी इस किताब इंडिया विंस फ्रीडम में। मौलाना अपनी इस किताब के पेज नंबर 128 पर लिखते हैं कि कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि फिलहाल कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए।
देश को चुपचाप ये देखना चाहिए कि कांग्रेस क्या निर्देश देती है। कलकत्ता में कुछ प्रदर्शनों में हिंसा की घटनाएं हुई। दिल्ली में लोगों ने सरकारी भवनों में आग लगाने की कोशिश की और सरकारी संपत्ति नष्ट की। जब मैं वायसराय लॉर्ड वेवेल से मिला तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं कांग्रेस के आश्वासन से मेल नहीं खाती हैं और उनकी बात मुझे उचित लगी। नेताजी और आजाद हिंद फौज के समर्थन में देश में एक तरह से बगावत का माहौल बन गया था। ठीक इसी समय केंद्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के आम चुनाव भी हो रहे थे। नतीजा वोटों के लालच और जनता के भयानक दबाव को देखते हुए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के बचाव में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। यहां तक कि खुद जवाहरलाल नेहरू ने सालों बाद अपना वकीलों वाला गाउन पहनकर अदालत में जिरह की। नेहरू के अलावा कैलाश नाथ काटजू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और आसफ अली भी आजाद हिंद फौज के वकील बने। लेकिन अंदर खाने में इन कांग्रेसियों के दिमाग में क्या चल रहा था, इसका सबूत मिलता है मशहूर वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार की इस किताब आधुनिक भारत में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के मुताबिक चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस आजाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों का इस्तेमाल कर रही थी। इस किताब के पेज नंबर 441 पर लिखा हुआ है कि चुनावी भाषणों में आजाद हिंद फौज के कैदियों की तुरंत रिहाई की मांग की जाती थी। अंग्रेज जल्दी ही समझ गए कि ये चुनावी पैतरे हैं। जहां तक आजाद हिंद फौज का संबंध था तो कहा जाता है कि अक्टूबर में आसफ अली ने एक व्यक्तिगत बातचीत में कहा था कि अगर उनकी पार्टी यानी कांग्रेस आजाद हिंद फौज का मसला नहीं उठाती तो देश में उसका आधार कम हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस सत्ता में आती है तो यह निश्चित है कि वो भारतीय सेना से आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को निकाल देगी और संभवतः उन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। तो सुना आपने, कांग्रेस के नेता आसफ अली लोगों को यह बताते फिर रहे थे कि कांग्रेस इसलिए आजाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों का केस लड़ रही है क्योंकि उसका अपना जनाधार खोने का डर है। वहीं वो ये भी कह रहे थे कि सत्ता में आने पर कांग्रेस दोबारा उन पर केस चलवाएगी। इतिहासकार सुमित सरकार ने कांग्रेस नेता आसफ अली के हवाले से जो लिखा था वो भविष्य में करीब करीब सही साबित हुआ। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी नेहरू सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भारतीय सेना में कभी शामिल नहीं किया। यहां तक कि उन्हें युद्धकालीन पेंशन भी नहीं दी गई। सोचिए, भारत की आज़ादी के लिए सालों तक हर जुल्मों सितम सहने वाली नेताजी की इस महान सेना को आज़ादी के बाद भी सम्मान नहीं मिला। खैर, 1945 में आज़ाद हिंद फौज और नेताजी के समर्थन में जिस तरह का माहौल बना उसने अंग्रेज़ों को बुरी तरह से डरा दिया। अब अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था कि चंद हजार गोरे सैनिकों के जरिए वो 25 लाख की भारतीय सेना को काबू में नहीं रख सकते। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर दिखा दिया था कि भारतीय सैनिकों के अंदर भी देशभक्ति है जो कभी भी लावा बनकर फूट सकती है। इस बात का सबूत मिलता है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकिनले के उस सरकारी रिपोर्ट से जो उन्होंने वायसराय वेवेल को भेजी थी। इस रिपोर्ट में ऑकिनले ने जो लिखा था उससे साफ हो जाता है कि अंग्रेज सरकार भारतीय सैनिकों से किस कदर डरी हुई थी। 24 नवंबर 1945 को भेजी गई ये रिपोर्ट छपी है मेजर जनरल जीडी बख्शी की इस किताब में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब का नाम है बोस या गांधी, किसने दिलाई भारत को आज़ादी। ये किताब आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस किताब के मुताबिक ब्रिटिश कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकिनले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर होने वाले ट्रायल भारतीय जनता के सभी वर्गों को गहराई से बागी बना रहा है। इसके अलावा इससे कांग्रेस को एक चुनावी नारा भी मिल गया है। मुझे और मेरे सलाहकारों को लगता है कि ये समय आज़ाद हिंद फौज के राष्ट्रवादी जज्बे को पहचानने और उसे स्वीकार करने का है। बहुत चिंतन के बाद मुझे लगता है कि आज भारतीय सैनिकों का पूर्ण समर्थन आज़ादी की लड़ाई की तरफ है। हमारी फौज की कई यूनिट पूरी तरह से भारत की आज़ादी का समर्थन कर रही हैं। यदि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को फांसी पर लटकाया गया तो इसका परिणाम काफ़ी भयंकर होगा। ऐसे में ये राय है कि आगे उन पर मुकदमा ना चलाया जाए। तो सुना आपने, भारतीय ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकिनले की भी बात से साबित हो जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को इसलिए फांसी नहीं दी क्योंकि उनका केस नेहरू और दूसरे कांग्रेस के नेता लड़ रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इसलिए फांसी नहीं दी क्योंकि उन्हें भारतीय सैनिकों और आम जनता की बगावत का डर था, जो शायद
1857 की क्रांति से भी ज्यादा खतरनाक होती। खैर, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकिनले यही नहीं रुके। उन्होंने इस रिपोर्ट के 3 महीने बाद 12 फरवरी 1946 को एक और रिपोर्ट तैयार की। इस बार यह रिपोर्ट उन्होंने अपने सारे आर्मी कमांडर्स को भेजी। इस रिपोर्ट में कमांडर इन चीफ ऑकिनले ने साफ साफ कहा कि आजाद हिंद फौज की वजह से ब्रिटिश सेना में कभी भी बगावत हो सकती है और अंग्रेजों का राजपाट जा सकता है। ऑकिनले ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा था कि ब्रिटिश अधिकारियों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत किस तरह से खौल रहा है और स्थिति कितनी अधिक विकट हो गई है। उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में ज्वालामुखी का लावा किस हद तक उबल रहा है। उन्हें ब्रिटिश नजरिए से नहीं बल्कि भारतीय नजरिए से चीजों को देखना चाहिए। हर भारतीय इस वक्त राष्ट्रवादी है। यदि भारतीय विद्रोह करते हैं तो उसे कुचलने के लिए हम लोग अपनी फौज के भारतीय सैनिकों पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर सकते। स्थिति अब हमारे नियंत्रण से बिल्कुल बाहर निकल चुकी है। सोचिए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का सेना प्रमुख ये सारी बातें ऐसे ही नहीं कह रहा था। उसने जो कहा था वो महज 6 दिन बाद ही सच साबित हो गया। 18 फरवरी 1946 को मुंबई और कराची में भारतीय नौसेना ने विद्रोह कर दिया, जो ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। इस विद्रोह की बड़ी वजह आजाद हिंद फौज के कैदियों पर चलाया जा रहा मुकदमा था। नौसैनिक विद्रोह के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल इतना डर गया कि उसने दिसंबर 1946 में ही यह प्लान बना लिया था कि अगर भारतीय सैनिक एक साथ विद्रोह कर देते हैं तो अंग्रेज भारत से कैसे सुरक्षित बाहर निकलेंगे। लॉर्ड वेवेल ने अपनी इस योजना को ऑपरेशन गोंडोला नाम दिया था, जिसके तहत अंग्रेज सैनिक, उनके परिवार, गैर सैनिक अधिकारियों और भारत में रहने वाले तमाम आम ब्रिटिश नागरिकों को भारत से सुरक्षित बाहर निकालने का प्लान बनाया गया था। लॉर्ड वेवेल का यह पूरा प्लान क्या था, इसे दर्ज किया है ब्रिटिश पत्रकार लियोनार्ड मोस्ले ने अपनी इस किताब भारत में ब्रिटिश राज के अंतिम दिन में। इस किताब के पेज नंबर 51 पर लिखा हुआ है कि लॉर्ड वेवेल की नज़र में सिर्फ एक ही रास्ता था कि हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत की टुकड़ों में वापसी। उसने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी जिसे एग्जिट प्लान कहा जा सकता है। इस योजना में बुनियादी तौर पर यह स्वीकार किया गया था कि अब हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दिन खत्म हो गए हैं। इस योजना के मुताबिक जो अंग्रेज जहां था वहां से उसे पीछे हटते हुए कराची या मुंबई पहुंचना था, जहां से वो जहाज में बैठकर ब्रिटेन रवाना हो जाता। तो सुना आपने, भारतीय सेना से अंग्रेज इतना डर गए थे कि आजादी के 1 साल पहले से ही वो भागने का प्लान बनाने लगे थे। खैर चलिए, अब तक जो तथ्य मैंने आपको बताए हैं अब उनका विश्लेषण करते हैं। सोचिए, 1942 से 1947 तक कांग्रेस ने आज़ादी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। नेहरू और गांधी सिर्फ अंग्रेजों से सौदेबाजी करते रहे। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 से 1945 तक अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते रहे। यहां तक कि उनके अदृश्य होने के बाद भी भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो विद्रोह हुए उसका भी मुख्य मुद्दा नेताजी की आज़ाद हिंद फौज ही था। यानी साफ है कि आज़ाद हिंद फौज ने जो अलग जगाई थी वो भारतीय फौज में किसी भी दिन एक बड़े विद्रोह को अंजाम दे सकती थी। लेकिन फिर भी नेहरू गांधी के चेले चपाटों को मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा हो तो मैं अब आखिरी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बात करूंगा ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली की। एटली की सरकार ने ही भारत को आज़ादी देने का फैसला किया था। जाहिर है प्रधानमंत्री एटली ने दुनिया का इतिहास बदलने वाला यह फैसला लेने से पहले हर मुद्दे पर गौर किया होगा। भारत को क्यों आज़ाद करना है इसका भी उन्होंने अध्ययन किया होगा। और प्रधानमंत्री एटली ने खुद माना था कि उन्होंने भारत को आज़ाद करने का फैसला भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से नहीं लिया था, बल्कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और 1946 में मुंबई में हुए नौसैनिक विद्रोह की वजह से। दरअसल एटली 1956 में कोलकाता आए थे। इस दौरान वो पूरे 2 दिन तक पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर जस्टिस पीवी चक्रवर्ती के मेहमान थे। जस्टिस चक्रवर्ती ने एक पत्र में जो लिखा था वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने इसमें लिखा है कि ब्रिटेन को किन वजहों से भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस विषय पर मेरी एटली से विस्तार से चर्चा हुई। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन अपनी धार खो रहा था। 1947 में कोई और बड़ी वजह भी दिखाई नहीं देती, तो फिर क्या कारण था कि एकाएक ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने का फैसला कर लिया।
जवाब में एटली ने कई कारण गिनाए, लेकिन उन सब में सबसे मुख्य कारण था भारतीय सेना और नौसैनिकों में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता असंतोष और अविश्वास। इस अविश्वास के भी बढ़ने का प्रमुख कारण सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज थी। मैंने एटली से चर्चा के अंत में पूछा कि भारत को आज़ाद करने के फैसले में गांधी जी का कितना प्रभाव रहा। इसे सुनने के बाद एटली ने ताना मारते हुए धीरे से कहा, बहुत कम। तो सुना आपने, खुद प्रधानमंत्री एटली ने माना था कि उन्होंने भारत को आजाद कराने का फैसला गांधी की वजह से नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की वजह से लिया था। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इतने सारे तथ्य होने के बाद भी वामपंथी और नेहरूवादी इतिहासकार अब तक हमारे बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं कि इस देश को आज़ादी सिर्फ गांधी और नेहरू की बदौलत मिली थी, जबकि यह आज़ादी कभी नहीं मिलती अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज नहीं बनाते। इसमें कोई शक नहीं कि इस देश की आज़ादी में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें नेहरू और गांधी भी शामिल थे। लेकिन सिर्फ दो नेताओं को आज़ादी का पूरा श्रेय दे देना ठीक नहीं है। अब समय आ गया है कि हम देश के सभी आज़ादी के नायकों को उनका खोया हुआ हक दिलवाएं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।